आप जल्दी से मुझे बताइए बच्चों, क्या क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है? यहां पर देख लेते हैं जल्दी 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 से, क्या आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं यस। एक बार मुझे बताइएगा बच्चों, मैंने दोबारा से की डाली है और दोबारा से स्टार्ट किया है। क्या आर वी लाइव बच्चों? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यस सर वी आर लाइव। फटाफट से गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोहम्मद आमिर, नवजोत कौर, सभी लोगों को सुप्रभात। तो बताइए, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? शायद कोई टेक्निकल ग्लिच था, इधर क्लास स्टार्ट हो गई थी और उधर क्लास स्टार्ट, हाँ उधर क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी, ये कोई टेक्निकल ग्लिच था। तो बच्चों चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यहां पर कई बार ऐसा होता है, टेक्निकल चीजों में कई बार ऐसा होगा कि क्लास एक जगह से स्टार्ट होगी और दूसरी जगह आपको तो इसलिए देखने का फायदा है, बीच में मेरे पास भी मतलब फैसिलिटी है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों, चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अलविना कौसर ने गुड मॉर्निंग बोला था। गुड मॉर्निंग बेटा। तो याद रखिएगा बच्चों, बहुत छोटी छोटी चीजों पे हमें फोकस करना है। छोटी छोटी चीजें क्या है? छोटी छोटी चीजों पे आप एक बार ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद आमिर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास दो रास्ते नहीं होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। मतलब ये नहीं हो सकता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है, थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता, ये वाला फंडा एग्जिस्ट नहीं करता। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, आपके पास कई सारे रास्ते होते हैं। ऑर्गेनिक में भी ऐसा होता है कि कई टॉपिक आते हैं कई नहीं आते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या है बच्चों, आपको एक चैप्टर में एक पर्टिकुलर चैप्टर या तो आता है या नहीं आता है। इसमें कोई फेक कॉन्फिडेंस वाला फंडा नहीं है, या तो आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है या केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता है। अब कैसे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर क्वेश्चन को आप स्निप ऑफ टाइम में नहीं, आप समझिएगा, आप सिर्फ एक से 10 सेकंड के अंदर आंसर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन आपको एनसीईआरटी को एक एक लाइन को डिकोड करके पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी एक एक एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से पढ़ी हुई नहीं है तो बच्चों याद रखिएगा, अगर एक एक लाइन एनसीईआरटी की अच्छे से पढ़ी हुई नहीं है बच्चों, तो आपको कहीं भी फंसाया जा सकता है, कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछेगा और आप उसमें फंस जाएंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्यूरेसी के लिए क्या जरूरी है कि एनसीईआरटी की किसी भी लाइन को ये मान के मत चलें कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देखिएगा 2019 में SiCl6 वाला क्वेश्चन पूछा, Br3O8 वाला क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है। इसके अलावा एनसीईआरटी से Br3O8 कहां पे लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में रिडॉक्स रिएक्शंस के ग्रीन वाले पेज पे लिखा हुआ है Br3O8। इसका मतलब एनसीईआरटी में अगर कहीं कोई बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां से भी नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये दिमाग में डालना है, इस माइंडसेट के साथ आप तैयारी करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़िए, किसी भी केमिस्ट्री में कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा ही जाएगा। ये मान के चलिएगा, पूछा ही जाएगा, पूछा जा सकता है नहीं, पूछा ही जाएगा। तो आप अगर इस माइंडसेट के साथ अप्रोच करेंगे तो इनऑर्गेनिक कभी आपको ना तो डिफिकल्ट लगेगी और बोरिंग लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। बोरिंग वो चीजें लगती हैं जिसमें आपको पता हो कि यार अगर मैं इसमें इंटरेस्ट लूंगा तो मेरी मर्जी है, नहीं लूंगा तो मेरी मर्जी है। यहां पे यू हैव नो चॉइस, आपको इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। जब मालूम है इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा तो फिर आपने इसे बोर करके अपने आप को, खुद को हाफ हार्टेड प्रेपरेशन करके क्या फायदा होगा? तो तैयारी पूरे दिमाग से, पूरे दिल से, पूरे जोश खरोश से कीजिएगा ताकि आपको फायदा हो इसका। अब मैं एक एक लाइन को डिकोड करते हुए आगे बढ़ूंगा, एनसीईआरटी की कोई भी लाइन मैं छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या चीज हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हम किसे कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले ये आप नजर आ रहा होगा आपको शायद, ये पेरेंट्स हैं, बच्चे को उछाल रहे हैं। तो ये वाला ट्रस्ट चाहिए कि बच्चा उछलता है, हवा में जाता है, लेकिन उसे मालूम होता है कि उसे कैच करने के लिए नीचे कोई है जो उसे गिरने नहीं देगा।
यही जो होता है कॉन्फिडेंस, ये आता है, ये ट्रस्ट जो होता है ये आता है तब जब आप सामने वाले पे मान के चलें कि यार बिंदास, बिल्कुल ये तो गिरने देगा ही नहीं। तो ये वाला ट्रस्ट फैक्टर आपको इनऑर्गेनिक में भी चाहिए। इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? ऑब्जर्व द नेचर। इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? देखकर पता चल रहा है हमें। आप ध्यान से देखो, ये आपको गुलाब का फूल नजर आ रहा है? दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। ये गुलाब का फूल है, रोज है। ये आपके सामने एक नेचर को आप ऑब्जर्व कीजिए। अच्छे देखो कितनी हरियाली यहाँ पे नजर आ रही है, पहाड़ नजर आ रहे हैं, पेड़ नजर आ रहे हैं, आसमान देखो, नीला आसमान कितना अच्छा दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसमें कुछ तो कमी है। ये कमी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट यही काम करते हैं। तो चलिए वन बाय वन चलते हैं। अब देखो, अब यहां पर देखो ये व्हाइट, ये जो आपको नजर आ रही हैं चीजें, इनमें आप देखो यहां पर आपको ऑब्जर्व द नेचर। अब आपको बच्चों एक चीज यहां पर क्या, व्हाइट अपेयर्स गुड बट आर यू सेटिस्फाइड? व्हाइट तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में सारी चीजें बड़ी अच्छी दिख रहे हैं, लेकिन दुनिया अगर पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए तो सोचो जरा क्या हो। एक बार सोच के देखिए कि पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ना हो तो सारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट ही हो जाएगी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर सारी दुनिया अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी तो देयर विल बी थाउजेंड्स एंड क्वेश्चंस स्ट्राइकिंग योर माइंड कि यार फिर क्या होगा। तो याद रखना है यहां पर आई गॉट अ बिग डाउट हाउ नेचर मेक्स देम सो कलरफुल। ये जो आपको गुलाब का फूल नजर आता है, ये जो आप टर्मरिक देखते हो येलो होती है, ये जो आप चीजें देखते हो, आप मैंने जो पहना है वो ब्लू कलर पहना है, इसके ऊपर ये जो आपको ऑरेंज और ये व्हाइट कलर दिख रहे हैं, ये कहां से नजर आते हैं, क्यों नजर आते हैं? तो यही चीज यहां पर है बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इट्स प्रीटी गुड क्वेश्चन। अब यहां से आगे बढ़ जाते हैं। कैन बी आंसर्ड व्हेन केयरफुली यू गो थ्रू द नेचर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर बिहेवियर। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि जो आप कपड़े पहनते हो वो सारे के सारों के ऊपर जो डाइज होती हैं वो कोऑर्डिनेशन डाइज होती हैं, जो आपको सारे कलर्स नजर आते हैं। अब जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, व्हाट आर डी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, और इन्हीं की वजह से कलर्स हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे कॉन्स्टिट्यूट और दे कॉन्ट्रीब्यूट 97% टू द टोटल कलर्स अराउंड। जितने भी आपको आसपास कलर नजर आते हैं, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो आप टी शर्ट्स पहनते हो, चाहे वो आप कपड़े पहनते हो, चाहे आप फ्लावर्स देख लीजिए, उन सब के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक कंपाउंड्स की वजह से ही कलर इंपार्ट होता है। अब यहां पर डेफिनेशन के बारे में पहले बात करते हैं, फिर कलर पे जाएंगे। तो याद रखेंगे, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बच्चों? लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉन्फिगरेशन enters into n-1 d subshell are called d block elements. ये d block elements हैं। Where can you find d block elements? d block elements को आप कहां फाइंड कर सकते हैं बच्चों? चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए यहां पर देखिएगा, ये हमारे पास राइट लेफ्ट साइड में s ब्लॉक एलिमेंट्स रखे गए, सारे के सारे जो पर्पल से दिख रहे हैं मेटल्स हैं। p ब्लॉक को राइट साइड में रखा गया है। ये जो आपको यहाँ पे रेड से नजर आ रहे हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इन पीरियोडिक टेबल कहां पे रखा गया है? यहां से यहां तक ये सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहां से यहां तक ये सब के सब क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। नीचे एफ ब्लॉक को रखा गया है। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं ये बात भी समझ में आ गई। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये बात भी समझ में आ गई। ये हमारे पास क्या है बच्चों? बीच वाले, जो बीच वाले हैं इन पे आ जाओ जरा एक बार। ये जो बीच वाले कंपाउंड्स हैं ये ना तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये सारे के सारे हार्ड मेटल्स हैं। इनमें मरकरी को छोड़ दें तो ये हार्ड मेटल्स हैं। ये किस में आ जाते हैं? मिड में आ जाते हैं। ये मिड में आ जाते हैं, ना तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो चलिए, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉन्फिगरेशन एंटर्स इनटू n-1 d सबशेल आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबशेल में जो एंटर करेगा, यहां पर क्या भर देंगे आप लोग? सब शेल। तो नोट कीजिएगा, उन्हें कहते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ की बात अभी नहीं कर रहे हैं अपन, एफ पे अभी नहीं जा रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। बिल्कुल सही जवाब है।
टू एक्सट्रीम राइट, ये टू एक्सट्रीम लेफ्ट, तो ये क्या आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। दोनों बातें आपको क्लियर हो गई एनसीईआरटी की लाइन से। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ऑल्टरनेटिवली क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स को नॉन मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं, इनके बीच में आते हैं ये। अब चलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स? देखिएगा, व्हाट डू यू सी ओनली, यहां पर देखिएगा, डू यू वांट टू सी ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल? भाई हमने एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात कर ली, हमने पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात कर ली, बीच में जो रखे गए हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में भी हमने बात कर डाल ली। तो जरा एक बार डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक साथ रख के देखते हैं। चलिए वन बाय वन ध्यान से देखो, ये आपके सामने है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब वन बाय वन पढ़ेंगे बच्चों, और ध्यान देना एक एक पॉइंट पे। इधर देखिएगा जरा एक बार। अब मैं आप लोगों को याद करने का तरीका भी बताऊंगा और कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर से अब एफ के, हाँ तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए बच्चे प्लीज नोट कीजिएगा छोटी छोटी बातें जिन पे हमें फोकस करना है। चलिएगा चलिए यहां से देखेंगे, आमिर, आप मोहम्मद आमिर, आप इधर देखिएगा एफ के ज्यादा हैं बीडीई। तो चलिए अब जल्दी से ये रहा आपके लिए। एफ के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत बच्चों रेयर अर्थ एलिमेंट्स में इसलिए आते हैं क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट में और नेचर में आसपास मिलते भी कमी है। अब यहां पर देखिएगा ये स्काईला। अब सपोज आप कहीं पे बैठ के क्या कर रहे हैं बच्चों, स्काईला, ये एल ए है, इट इज एल ए, तो यहां पर ये एल ए है बच्चे, दिस इज ए। तो स्काईला, स्काईला यहां पर याद रखिएगा, स्काईला, और नीचे क्या आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है लॉरेंशियम, नोट कर लेना, दिस इज स्काईला। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है, स्काईला एक होना चाहिए ना, ये एसी लॉरेंशियम कहां से आ गया है यहाँ पे, कुछ तो भी गड़बड़ है। चलिए देखते हैं, स्काईला एक होना चाहिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, स्काईला एक, यानी यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, एसी आ जाएगा, स्काईला एक। अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए टीजर हफ, टीजर हफ, टीजर हफ नोट कर लीजिएगा, यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, टीजर हफ। तो ये भी 71 ल्यूटेटियम गलत लिखा हुआ है बच्चों, दिस इज, यहां से हमारे पास क्या आ जाता है 57, तो ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग है। अब जल्दी से टीजर हफ, वी नबटा, करमोव, मन टकरी, फिर ओस, कौन रहे इधर, नीपड़पट, कोसीगो, जनसड़मर। तो यहां पर देखो इनके नाम आप एक बार ध्यान से देखिएगा, इनके नाम आप प्लीज ध्यान से देखें। सबसे पहले ग्रुप में अगर आपको ध्यान आ रहा हो, सबसे पहला क्या आ जाएगा, स्काईला, सबसे पहला क्या आ जाएगा, स्काईला, यानी स्काईला, स्काईला का मतलब स्काई, ध्यान से देखिएगा, स्काईला एक, स्काईला एक। नेक्स्ट में आ जाइएगा, अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आ जाता है हमारे पास टीजर हफ, क्या आ जाता है, टीजर हफ, यानी हाफमियम हफ। ये आप मत सोचिएगा इनका कोई मतलब होता है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, और यहाँ पे क्या आ जाता है, हाफमियम, उसके नीचे आता है रदरफोर्डियम, उसके नीचे क्या आ जाता है, रदरफोर्डियम। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, हमारे पास आ जाता है वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम। नियोबियम के बाद क्या आ जाता है बच्चों, टेंटेलम आ जाता है, यहां पे नोट कीजिएगा, दिस इज कॉल्ड वी नबटा, तो ये याद रखना है। अब इधर से इधर अगर जाना चाहे, इधर से इधर भी आप जा सकते हो, इधर से इधर भी हम जाना चाहें तो हमारी मर्जी है, इधर से इधर क्या हो जाएगा, शक्ति वक्रमन फैकोनिकुजन, शक्ति वक्रमन फैकोनिकुजन। अब देखिएगा उसके बाद क्या लिख लोगे, करमोव, मन टकरी, फिर ओस, कौन रहे इधर, नी पड़पट, आगे कोसीगो, जनसड़ मर, जनसड़ हग मत लिख दीजिएगा, गांव में इसका मतलब बदल जाता है, तो इसलिए हम इसे जनसड़ मर, मर मतलब मरक्यूरी, तो जनसड़ मर्क्यूरी ये आपके सामने आ जाएगा। जनसड़ हग, हग का इंग्लिश में मतलब अलग होता है और हिंदी में तो इसका मतलब गजबे ही होता है। अब नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, व्हाट आर 1, 10, 11 एंड 12 एलिमेंट्स। ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है UUN, UUU, ये आयुपैक नेम्स हैं सारे। तो यहां पे देखिएगा अन नीलियम, ये आ जाएगा अन यूनियम, ये आ जाएगा अन बीएम। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे आयुपैक नेम है, 104 से आगे के सबके नाम क्या आ जाते हैं, आयुपैक आ जाते हैं। और यहां पर याद रखना है नेक्स्ट की तरफ,
ये जो हमारे पास है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने जो डैम स्टेडियम होता है, ये आपके लिए बच्चों एक बार फिर से देखिएगा, DS-110, दिस इज डैम स्टेडियम। तो ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, नीचे वालों के नाम आपको याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ इस सीरीज पे फोकस करना है, क्योंकि यही नीट के सिलेबस में है, यही नीट के सिलेबस में। टेंटेलम, टाइटेनियम यहाँ पे आपको नजर आ गया होगा, आईफोन टाइटेनियम आपने देखा हार्ड मेटल में आ जाता है। तो रॉइंट जीनियम, ये इनकी चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है हमने, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब यहां से शुरू करते हैं। तो हाउ मेनी डी सीरीज आर देयर? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हमें ये पता लगाना था कि डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या चीज है। वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का कहां होता है बच्चों, n-1 डी सबशेल में जाता है, उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये तो बकवास बात हो गई, इसमें तो क्या ही है। लेकिन इसके आगे ये कैसे प्लेस किए गए ये बात हमने कर ली, ये कौन कौन से होते हैं ये बात हमने कर ली। न्यूमोनिक्स अगर आप बोलेंगे तो पूरे मैं आपको लिख के बता दूंगा। स्काइला, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, टीजर हफ, वीनबटा, मन टकरी, कर्मो, मन टकरी, फिर ओस, कौन रहे इधर, है ना, नीपड़पट, कोसीगो, जनसड़मर, फिनिश्ड। ये हो गया टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, शक्ति वक्रमन, फैकोनिकुजन। ये लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज को याद करने का तरीका है। 3D सीरीज को याद करने का तरीका क्या है, शक्ति वक्रमन, फैकोनिकुजन। क्लियर है बात बिल्कुल। तो हाउ डी सीरीज आर देयर, हाउ मेनी डी सीरीज, कितनी डी सीरीज हैं बच्चों यहाँ पर, जरा एक बार बात कर लेते हैं। कितनी डी सीरीज हैं आपके सामने, हमारे पास यहाँ पर कई सारी डी सीरीज हैं। तो स्टार्टिंग एलिमेंट से एंड एलिमेंट तक देखिएगा। देखो जरा एक बार कौन कौन सी सीरीज है हमारे पास स्कैंडियम से शुरू होती है 3D सीरीज, यट्रबियम से शुरू होती है, यट्रियम से शुरू होती है 4D सीरीज, लैंथेनम से शुरू होती है 5D सीरीज, और एक्टिनम से शुरू होती है 6D सीरीज। कितनी सीरीज हैं जल्दी से बताइए जरा एक बार कमेंट सेक्शन में, हाउ मेनी डी सीरीज आर देयर? यस एवरीवन, जल्दी से मुझे बताएंगे सारे के सारे बच्चे, जल्दी से। यस राजेश, मयंक, विकास, एवरीवन। तो यहां पर आप मुझे बताइएगा, पूछा था सर, तो हमने कल वाले लेक्चर में एक का डाउट पूछा था सर। तो यहां पर सर जैसे डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है एंथैल्पी सर, एक्सेप्ट फ्लोरीन। जैसे डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है एंथैल्पी सर, एक्सेप्ट फ्लोरीन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ के लिए ज्यादा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नहीं बेटा, आपने गलत पढ़ लिया। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सिर्फ अकेले फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। आपका नीट में सिलेक्शन होगा सिर्फ बायो अच्छी होने पे डिपेंड नहीं करेगा, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी देखा जाएगा। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटती है, लेकिन फ्लोरीन की लोन पेयर की वजह से क्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन ब्रोमीन से कम हो जाती है, आयोडीन से ज्यादा होती है। क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन क्या करता है, वो इतना ज्यादा तो होता है कि वो क्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन ब्रोमीन को डोमिनेट कर जाए, लेकिन आयोडीन के केस में बॉन्ड इतना बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है कि उसको तोड़ना आसान होता है। तो आयोडीन के केस में दो हैवी एटम्स को होल्ड करना मुश्किल होता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो ये आप समझ गए ना, यही क्वेश्चन था ना आपका बेटा। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बच्चे ने कल के लेक्चर से क्वेश्चन पूछा है, नवजोत आपको समझ में आया ना सर? जैसे डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है एंथैल्पी सर, तो एंथैल्पी कौन सी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हो, बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हो, विच एंथैल्पी? एंथैल्पी का तो कोई मतलब नहीं होता है। अगर मैं बोल दूं कि ठीक है ना 4, तो 4 क्या, 4 आम, 4 अमरूद, 4 इंसान, 4 स्टूडेंट्स, क्या? तो अब चलिए जल्दी से, तो संजना खियानी, आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, यहां पर अंशु आप भी ध्यान दें। ये देखिएगा 4 सीरीज हैं हमारे पास। कौन कौन सी सीरीज हैं ये देखिएगा, सारे के सारे एलिमेंट ये जितने भी हैं ये सब थर्ड बी के हैं, थर्ड बी ग्रुप के हैं। थर्ड बी का मतलब, अब एंडिंग एलिमेंट की बात कर लेते हैं इसमें। 3D सीरीज का एंडिंग एलिमेंट आप देखो, यहां से 3D सीरीज शुरू होती है और कहां तक जाती है 3D सीरीज बच्चों जल्दी से बताइए। 3D सीरीज यहां से शुरू होकर यहां तक जाएगी, 4D सीरीज यहां से शुरू होकर यहां तक जाएगी, 5D सीरीज यहां से शुरू होकर यहां तक जाएगी, 6D सीरीज यहां से शुरू होकर यहां तक जाएगी। Am I clear about it? समझ गए ना?
हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात की मैंने, ऊपर से नीचे जाने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, लेकिन फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन की वजह से क्लोरीन और ब्रोमीन से कम हो जाती है, आयोडीन से ज्यादा ही रहती है। तो यही मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में। ऐसा क्यों होता है भाई? जो हमारे पास फ्लोरीन का रिपल्शन होता है, जो फ्लोरीन का रिपल्शन होता है, वो क्या होता है बच्चों? वो आयोडीन से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ओवरलैपिंग भी तो है यहाँ पे, 2p ओवरलैपिंग। ये 2p ओवरलैपिंग इज मच बेटर देन 5p ओवरलैपिंग इन केस ऑफ आयोडीन। आयोडीन के केस में क्या होता है? लोन पे रिपेल तो नहीं करते, दूर होते हैं, लोन पे रिपेल तो नहीं करते, लेकिन ये 5p ओवरलैपिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस वजह से फ्लोरीन बॉन्ड क्या होता है? आयोडीन से तो स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन से स्ट्रांग इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि लोन पे रिपल्शन क्या कर देता है? ओवरलैपिंग के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। तो क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ब्रोमीन की ज्यादा है, आयोडीन की कम है फ्लोरीन से। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। ये रहा बच्चों, में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन रखूंगा, एक बार फिर से देख लीजिए। ये सारे के सारे थर्ड ग्रुप में है, ये सारे के सारे 12th ग्रुप में है, तो नोट कर लीजिएगा। यानी थर्ड ग्रुप से शुरू होके 12th ग्रुप तक जाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 10 आ गए हमारे पास, यहां पर भी 10 हैं, यहां पर भी हमारे पास कितने हैं बच्चे? नोट कर लीजिएगा। यहां पर 10 है, यहां पर भी 10 है, यहां पर भी 10 है, और यहां पर भी 10 है। 10 मेंबर्स, 10 एलिमेंट्स। यहां पर भी 10 एलिमेंट है, यहां पर भी 10 एलिमेंट है, यहां पर भी 10 एलिमेंट है, और यहां पर भी 10 एलिमेंट है। यानी हर सीरीज के अंदर आपको 10 एलिमेंट देखने को मिलते हैं, इनमें कोई एक्सेप्शन वाला फंडा है नहीं। चलिएगा आगे बढ़ जाएंगे। आफ्टर नोइंग द ग्रुप मेंबर बी रेडी विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है। अब चलिए, ये रहा आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। तो 1 बाय 1 शुरू कर दीजिए। यहां पर देखिए कहां से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो रहा है हमारा कहां से? यहां से शुरू हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कहां पे खत्म हो रहा है? बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, देख लो जरा एक बार, कहां से शुरू हो रहा है? NS एंड N-1D से शुरू हो रहा है, और कहां पे जाके खत्म होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जरा एक बार ध्यान से देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कितना आसान हो जाएगा। आप इनको देखो, बस इनको देखिए आप, जिनको मैंने राउंड किया है। 3D1 से लेके 3D10, 4D1 से लेके 4D10 तक जा रहे हैं। यहां पर देखो 5D1 से लेके 5D10 तक जा रहे हैं, 6D1 से लेके 6D10 तक जा रहे हैं। तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, स्कैंडियम, यट्रियम, आगे लेंथेनम एंड एक्टिनम आर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव सीरीज and the number of electrons in N-1D subshell is 1, whereas zinc, cadmium, mercury and यहां पर हमारे पास बच्चों Cn, ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, the number of electrons in D subshell is 10, hence it can be inferred that electrons is variable from 1, इसमें D ऑर्बिटल में, to 10। इसका मतलब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? D1 से शुरू होगा और D10 पे खत्म हो जाएगा, D1 से शुरू होगा, D10 पे खत्म हो जाएगा। तो यानी सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन N-1D शेल में जा रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हो? कैन वी प्रिडिक्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए जरा एक बार, और अगर समझ में आए तो मुझे सूचित करना कि सर ये बात बिल्कुल क्लियर है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहां पर देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया हमारे पास बच्चों? N-1 to 2 और N-1D, ये NS 1 to 2, यानी S सब शेल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहा है जी? यहां पर तो सब में 2-2 थे, क्योंकि याद रखना है ये बात, देखो कितनी मजेदार बात है कि 4s में, कितनी इजी बात है ये कि 4s में बच्चों, 4s में और 3D में जो एनर्जी गैप है, 4s में और 3D में जो क्या है एनर्जी गैप, एनर्जी गैप वो क्या है बच्चों? वेरी स्मॉल। एनर्जी गैप क्या है? वेरी स्मॉल। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में और 3D से 4s में चला जाता है। तो नोट कीजिएगा यहां से
n-1, n माइनस यहाँ पे देखिएगा ns 1 to 2 और n-1d 1 to 10 आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन भी परफेक्ट नहीं है। अगर जे एडवांस्ड में पूछेंगे तो यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा ns 0 भी हो सकता है, क्योंकि पैलेडियम में 0 होता है। इसका एक्सेप्शन नोट कर लीजिएगा। पीडी में क्या होता है हमारे पास, पीडी 46 में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास आता है 4d10 एंड 5s0। ये बात याद रखिएगा। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में पैलेडियम अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें वैलेंस शेल में d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी किसी में भी वैलेंस शेल में d इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। आप चेक करके देख लो एक बार। आप सारे बच्चे एक बार सोचो जल्दी से, क्या कभी वैलेंस शेल में d इलेक्ट्रॉन्स आपने देखे हैं किसी एटम की बात कर रहा हूं। सिर्फ पैलेडियम ऐसा है जिसमें पैलेडियम के अंदर क्या होता है, वैलेंस शेल में d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पैलेडियम ऐसा है जिसमें वैलेंस शेल के अंदर d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पैलेडियम ऐसा है जिसमें वैलेंस शेल के अंदर d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी कहीं भी वैलेंस शेल के अंदर किसमें वैलेंस शेल के अंदर d इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं होते हैं। कोई एग्जांपल आप मुझे दीजिए बच्चों जल्दी से। मैं भी सुनना चाहता हूं आप लोगों से कि आपने एनसीईआरटी को कितना ध्यान से पढ़ा हुआ है। मैंने ध्यान से पढ़ा हुआ है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो आप अंशु मुझे जल्दी से बताएंगे। अलविना कौसर, यस। अक्षय शर्मा, तो ये हमारे पास वेरी क्रूअल, बिल्कुल सही बात है। साइंस में ये बेटा इतने की जरूरत नहीं है। ये आप क्या कर सकते हो, इतना लंबा आपको साइंस टीचर वेरी क्रूअल, इसकी जरूरत नहीं है। बस सीधे शक्ति वक्रमन फैकोनिकुजन एक ही लाइन में काम हो जाता है। ये साइंस टीचर इज वेरी क्रूअल को जरूरत नहीं है। टीचर्स आर ऑलवेज क्रूअल। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए, ये रहा आप लोगों के लिए नेक्स्ट। प्लीज नोट करें, आप ध्यान से देखें। ये स्कैंडियम यहां से शुरू होके यहां पे खत्म, ये यहां से यहां पे। अभी और पढ़ते हैं इसमें। याद रखिएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फाउंड। क्या हो जाता है बच्चों, आपके सामने है। क्या हो जाता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफ वी कॉन्सेंट्रेट एट फर्स्ट एंड लास्ट। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू 3d सबशेल। यहां से यहां तक देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन n-1 ऑर्बिटल में जा रहे हैं। ये n-1 है, यानी ये एंटी पेनल्टी, ये पेनल्टीमेट है। ये n-1 है, ये n है। दिस इज वैलेंस शेल। तो यहां से देखोगे जरा एक बार तो आपको समझ में आएगा। देयरफॉर दिस सीरीज 3D में जा रहे हैं तो 3D सीरीज, 4D में जाएंगे तो 4D सीरीज, 5D में जाएंगे तो 5D सीरीज। ध्यान से देखते जाइएगा। तो हमने यहां पर देखो जरा एक बार, n-1 अगर किसमें चला जाए, लेट्स हैव नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज में देखो अगर 4D सबशेल में जाएगा तो सीरीज को क्या बोलेंगे, 4D सीरीज बोलेंगे। कहां से, यट्रियम से शुरू होकर कैडमियम पे खत्म। नेक्स्ट में आ जाइए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें तो किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चों, 3D सीरीज के लिए। तो यहां पर देखिएगा 3D सीरीज के लिए हमारे पास ये हो जाएगा, 4D सीरीज के लिए ये हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है ये क्या है, 3D सीरीज। ये हमारे पास क्या है, 4D सीरीज। ये हमारे पास क्या है, 4D सीरीज। 3D सीरीज भी हमें पता चल गया, 4D सीरीज भी हमें पता चल चुका है। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो पूछिए जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर आप मुझे जवाब दे पाए तो। अगर आप में से कोई भी मुझे जवाब दे पाएगा तो मजा आएगा बच्चों। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहा, विच एलिमेंट, इनमें से कौन सा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये नीट प्लस क्वेश्चन है। कभी आप सोचोगे नीट लेवल का है, नीट से थोड़ा सा प्लस है। एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता होगा ना आपको, ये जल्दी से बोलिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताइए, कौन किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होती है। विच एलिमेंट। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहा है, रेडी हो चॉकलेट लेने, चॉकलेट नहीं टॉफी के लिए, चॉकलेट तो नहीं, कैंडी क्वेश्चन है ये। आप मुझे जल्दी से बताइए, विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्वेश्चन के ऑप्शंस दे दूं अगर आप रेडी हैं तो। अगर आप पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट का मतलब सेकंड लास्ट, पेनल्टीमेट का मतलब होता है अल्टीमेट से नेक्स्ट, यानी सेकंड लास्ट। जैसे अगर कोई 20 ओवर का मैच हो रहा है
तो पेनल्टीमेट ओवर कौन सा होगा? 19th ओवर होगा। जैसे जब आप स्कूल पास कर रहे होते हो तो आपकी 11th क्लास क्या होती है? पेनल्टीमेट क्लास होती है, यानी सेकंड लास्ट। आप समझ गए ना? जैसे आप एमबीबीएस कर रहे होते हो तो आपका 3.5वां साल क्या होता है? यानी आपका 7th सेमेस्टर क्या हो जाता है? दैट इज पेनल्टीमेट साल। तो चलिए, समझ गए हो या नहीं समझे हो बताइए जरा एक बार। तो विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग मेटल्स? अमंग मेटल्स। अब आ जाएगा नीट प्लस क्वेश्चन। अब बताइएगा बच्चों, ये रहा आप लोगों के सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी बताइए जरा एक बार, मैं भी देखना चाहता हूं मेरे बच्चे कितने होशियार हो गए हैं। हालांकि बच्चे समझते तो हैं कि वो होशियार हैं, बट बस समझते ही हैं। तो विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? किस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होगी, ये पूछा गया है। बताएं जरा एक बार, किसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम है? Which element has maximum electron affinity among metals? Among metals, metals के अंदर। अक्षत अब जवाब दीजिए, अक्षत अब जवाब दीजिएगा। संजना, मोहम्मद, आमिर, नवजोत, अंशु, जल्दी से। इसके अलावा और कौन? ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है अंशु। अंशु छा गया है। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा गोल्ड। गोल्ड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होती है अमंग मेटल्स, मैक्सिमम अमंग मेटल। तो ये नीट प्लस क्वेश्चन है, अमंग मेटल्स। क्योंकि इसका एसआरपी क्या होता है? क्योंकि एसआरपी क्या होता है? इसका मैक्सिमम होता है मेटल्स के अंदर। एसआरपी क्या हो जाता है? मैक्सिमम अमंग मेटल्स, मैक्सिमम अमंग मेटल्स। उजैर ने बोला है क्लोरीन। तो चलिए आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस उजैर, आपने क्लोरीन को मेटल बता दिया। लाहौल विला कुव्वत, है ना? तो चलिए इधर देखिएगा, आप क्लोरीन को मेटल बता रहे हो यार, मतलब ये तो गजब ही हो गया। क्लोरीन को आपने, संजना ने सी बोला है। यस, तो अंशु, अच्छा ठीक है, ओके, गुड गुड गुड। ओके अंशु बेटे, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ओके, यहां से आगे बढ़ते हुए देखो जरा ध्यान से, ये रहा बेटा आपके लिए, नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे। ये आप ध्यान से देखते जाएंगे सारी चीजें। तो 1 बाय 1 अपन पढ़ रहे हैं। 5D सीरीज आपको समझ में आ जाएगी। 5D सीरीज कौन सी होगी? 5D सीरीज में याद रखेगा, व्हाई डिड वी नेम इट 5D सीरीज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 5D सीरीज में? इलेक्ट्रॉन 5 से, बिकॉज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स 5D सबशेल। इलेक्ट्रॉन्स किस में एंटर कर रहा है? 5D सबशेल में एंटर कर रहा है। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो व्हाट वुड बी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5D सीरीज? देख लेते हैं। 6s, दिस, यहां से शुरू होके, दिस विल बी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5D सीरीज। सिमिलरली 6D सीरीज पे आ जाइए। 6D सीरीज में क्या हो जाएगा? 6D 1 to 10 और 7s 1 to 2। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5th पीरियड ऑफ डी ब्लॉक इज, डी ब्लॉक के 5th पीरियड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या हो जाएगा? ये 4 ऑप्शंस हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5th पीरियड, 5th पीरियड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन है आपके सामने। फिफ्थ पीरियड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा?
सिक्स्थ पीरियड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? अभी आपको कहां गलतियां हो सकती हैं वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, आपके आंसर्स में ही पता चल जाएगा। देखिएगा भाई, गेट इट नाउ। चलिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन ए बोला है, नवजोत ने ऑप्शन डी बोला है। तो आप देखिएगा फिफ्थ पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? फिफ्थ पीरियड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिफ्थ पीरियड ऑफ डी ब्लॉक इज आंसर ए। यहां पर देखो ये बताता है फिफ्थ पीरियड, ये बताता है फोर्थ पीरियड, ये क्या बता रहा है सिक्स्थ पीरियड, ये क्या बता रहा है सेवेंथ पीरियड। देखो ये क्या बता रहा है सेवेंथ पीरियड, ये क्या बता रहा है सिक्स्थ पीरियड, ये क्या बता रहा है फोर्थ पीरियड, ये क्या बता रहा है फिफ्थ पीरियड। तो डी ब्लॉक का फिफ्थ पीरियड, डी सीरीज का नहीं, डी ब्लॉक का फिफ्थ पीरियड यही होगा। यानी एस यहां पे क्या बताएगा? जो मैक्सिमम वैलेंसी यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट डिनोट्स पीरियड। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स? n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, यही डेफिनेशन हो गई, तो पहला ही आंसर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ पीरियड ऑफ डी ब्लॉक, तो क्या आ जाएगा? 3D सीरीज। फोर्थ पीरियड का मतलब क्या हो जाता है? 3D सीरीज। 3D सीरीज का पूछा है क्योंकि 4s2 आएगा ना, तो यहां से आ जाएगा, यही आ गया पहला ही। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी हैव इन ईच सीरीज ऑफ डी ब्लॉक? चलिए हर सीरीज में डी ब्लॉक के कितने हो जाते हैं? आप ध्यान से देखोगे कहां से शुरू होती है? D1 से शुरू होकर और कहां पे खत्म हो जाती है? D10 पे खत्म हो जाती है। तो कितने होते हैं? 10 एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। कितने एलिमेंट्स नजर आएंगे? 10 एलिमेंट्स नजर आएंगे। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए अब बात करेंगे ओर्स। कौन कौन से ओर्स में ये मिलते हैं? ध्यान से देखना बच्चों। स्कैंडियम के लिए अगर बात करें तो स्कैंडियम के कौन से ओर्स होते हैं? ये आपके सामने है बच्चों, यहां पे देखिएगा थॉर्थ वेटाइट। नेक्स्ट में आ जाइएगा टाइटेनियम के लिए। टाइटेनियम के लिए ये आयरन टाइटेनेट आता है, जिसको आप लिमनाइट भी बोलते हो। नेक्स्ट की तरफ आ जाएंगे, वेनेडियम के लिए आ जाता है हमारे पास वेनेडिनाइट। नेक्स्ट की तरफ आ जाएंगे, अगर हम बात करें क्रोमियम के लिए, क्रोमाइट और सब जानते ही हैं, दिस इज क्रोमाइट और। इसी से आप K2Cr2O7 भी बनाते हो। K2Cr2O7 इसी से बनाया जाता है, क्रोमाइट और से। नेक्स्ट की तरफ NCERT में है ये। नेक्स्ट में आ जाइएगा, अब हमारे पास क्रोमाइट और आपने देखा ही, अभी आपको दिखाया मैंने Cr3, ये क्रोम और भी होता है। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, लेड क्रोमेट भी होता है, इसे क्रोकाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये रहा देखिएगा, ये बड़ी अजीब सी स्ट्रक्चर होती है, देखने में सुंदर होती है लेकिन टॉक्सिक होती हैं। अगर बात करें फिफ्थ पे, मैंगनीज, इसे पायरोल्यूसाइट कहते हैं। पायरोल्यूसाइट से आप क्या बनाते हो? KMnO4 बनाते हो। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, अब बात कर जाएंगे एग्जिस्ट। अगर मैं आयरन की बात करूं तो हेमेटाइट में भी एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटाइट में भी एग्जिस्ट करता है आयरन। अगर कोबल्ट की बात करें तो कोबल्टाइट में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ऑर्सेनाइट, जिसे स्मेल्टाइट बोलते हैं, नाम याद नहीं रखने हैं आपको। नाम कौन कौन से याद रखने हैं? क्रोमाइट आपको पता होना चाहिए, आपको क्रोमाइट के साथ साथ मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लास्ट में आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये 2-4 बस, इससे ज्यादा नहीं। जिंक का पता होना चाहिए, जिंक ब्लेंड वगैरह। कॉपर के पता होने चाहिए बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्यूपराइट, कॉपर के, क्यूपराइट के अलावा ध्यान से देखिएगा, ये बेसिक कॉपर, इसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलिएगा। दिस इज कॉल्ड मैलेचाइट या मैलेकाइट। तो ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए, ये आपके सामने है बच्चों एज्यूराइट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैलेचाइट और एज्यूराइट में डिफरेंस ये रहा आपके सामने, सिर्फ कंपोजिशन का डिफरेंस है। अगर हम बात करें निकल की, तो निकल क्रोम आप देखिएगा, ये आपके सामने निकल क्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आगे जिंक, जिंक तो जिंक ब्लेंड या वर्डजाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है, कैलामाइन भी बोलते हैं इसको। तो ये रहा आपके सामने। चलो जी, 1 बाय 1 ये बकवास है, इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, ये एनामलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस का होता है, इसके बारे में बात करेंगे।
तो एनामलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस का होता है? यहाँ पे आ जाता है 3d5 और ये आ जाता है 3d10। हालांकि ये अभी नहीं कराया है तो ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 3d5, क्या आ जाता है 3d5, यानी ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। रट लो इसे, तो आप लोग इसे रटना है आपने। तो ये अंट शंट यहाँ पे डाले गए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। टू अटेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। कॉपर कैसे एग्जिस्ट करता है बच्चों? तो आपको पता है कि यहां पर क्यूपराइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, निकल कोबल्ट के साथ ही एग्जिस्ट करता है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आ रहा है। सबसे पहली बात, अब थोड़ा स्लो चलेंगे, अभी तक मैंने वो बातें की हैं जो एनसीईआरटी के पहले 2 पेजेस में है, पहले 2 से 3 पेजेस में है, वो बातें मैंने अभी तक की हैं आपके साथ में। मतलब एनसीईआरटी में कई बार लगेगा कि यार ये हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, उसका हमारे पास कोई दूसरा तोड़ होगा नहीं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में? दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। चाहे आप टाइटेनियम को ले लें, चाहे आप जिंक को ले लें, ये सब के सब क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ऑल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। नेक्स्ट की तरफ आ जाइए। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो दुनिया में हाईएस्ट में से होते हैं। टंगस्टन का मैक्सिमम होता है। टंगस्टन की जो क्या होती है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट, वो मैक्सिमम होता है। सिल्वर की कंडक्टेंस मैक्सिमम होती है। टाइटेनियम और टेंटेनियम की जो क्या होती है बच्चों? हार्डनेस, वो मैक्सिमम होती है, गिरने से वो टूटते नहीं है। और टेंटेनियम के ऊपर अगर आप बुलेट को शूट कर दोगे तो बुलेट लगभग वापस आ जाएगी, रिबाउंड हो जाएगी, इतना हार्ड होती है टेंटेनियम मेटल। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। इन मोस्ट ऑफ द कटायंस, जितने भी कटायंस होते हैं, याद रखेंगे, ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बात दिमाग में डाल के रखिएगा, जितने भी ट्रांजिशन मेटल होंगे उनमें डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगी और उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, वो कलर्ड ही होंगे। दे शो हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है इरिडियम की और ऑस्मियम की बहुत ज्यादा होती है। हाई मैलिएबिलिटी, गोल्ड की मैलिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स एंड डक्टिलिटी, इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आगे दे पोजेस मेटालिक लस्टर, उनके ऊपर चमक होती है। मेटल्स के ऊपर एक चमक होती है ना, उसे कहते हैं मेटालिक लस्टर, लस्टर भी कहते हैं कुछ लोग। दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर आप जानते ही हैं, कॉपर वायर एंड हीट। यहां पे याद रखेगा, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड यहां पर देखिएगा CN। ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ऑल आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या होती है? कंडीशन बोलो जरा एक बार सब लोग। ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है इनकम्प्लीट। क्या होती है बच्चे? जल्दी से बोलिएगा। इनकम्प्लीट डी सबशेल, इनकम्प्लीट डी सबशेल, डी सबशेल, इनकम्प्लीट डी सबशेल इन द आउटर मोस्ट। याद रखेगा, या पेनल्टी, इनकम्प्लीट डी सबशेल यानी पार्टली फिल्ड डी सबशेल होगी तो इसे क्या बोलोगे आप? बोलोगे ट्रांजिशन, अदरवाइज नहीं बोल सकते। तो जिंक में क्या होता है बच्चों? जिंक में आ जाता है 3d10। अगर मैं कैडमियम की बात करूं तो आ जाता है 4d10। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मर्क्यूरी की बात करें तो आ जाता है 5d10, 5d10 आ जाता है। और अगर आप CN की बात करें तो 6d10 आ जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। इन सब में ये आप लोगों के लिए इजी पीजी है। ये कभी भी डी ब्लॉक एलिमेंट तो होंगे, तो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो एक बार फिर से आई रिपीट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। नोट करें और मुझे जल्दी से बताएं कि आपको बात बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से आप मुझे बताएं। यस यस यस। तो यहां पर बच्चों आप लोगों को सारे के सारे क्लियर है बिल्कुल। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि क्या जिंक, क्या बच्चों जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है? यस। क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं। क्या कैडमियम डी ब्लॉक एलिमेंट है? यस। क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं। क्या मर्क्यूरी ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं। क्या ये डी ब्लॉक एलिमेंट है? यस।
क्या कॉपरनीशियम डी ब्लॉक एलिमेंट है? यस। क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं। तो कॉपरनीशियम की बात कर लें, चाहे आप मर्क्यूरी की बात करें, कैडमियम की बात करें, जिंक की बात करें, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, ये सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएंगे बच्चों। देखो बड़े आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी शुरुआत इसकी ऐसी ही है। तो दे फॉर्म ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ये सारे के सारे क्या बना लेते हैं? लगभग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनाते हैं। अब याद रखिएगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का मतलब समझते हैं आप? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ध्यान से देखिएगा, जैसे ये हमारे पास क्या है? FeCO5, दिस इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जैसे NiCO4, ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ये क्या है बच्चों? मेटल कार्बोनिल्स, ऑर्गेनोमेटालिक बोलेंगे इसे, ये मेटल कार्बोनिल्स है। सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक बोलेंगे। जिनमें मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड आ जाए उन्हें ऑर्गेनोमेटालिक बोलेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। दे पोजेस कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब ये कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जैसे आप देखते हो निकल, आप ध्यान से देखिएगा, कैडमियम, मर्क्यूरी वगैरह वगैरह, ये सब के सब क्या होते हैं? दे आर कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट का काम करते हैं हाइड्रोजिनेशन में, इन हाइड्रोजिनेशन, इन हाइड्रोजिनेशन, ये हाइड्रोजिनेशन में कैटलिस्ट का काम करते हैं। हाइड्रोजिनेशन में कैटलिस्ट, बिल्कुल सीरियसली पढ़ना है, कितना भी, नो मैटर हाउ एवर बोरिंग। मुझे भी मालूम है कि अभी हम लॉजिकल चीजों से थोड़ा सा दूर है, लेकिन यही तो पूछे जाएंगे जब आप याद रखेंगे। अगर मेरे पास, अब मुझे बताइए बच्चों, इन दोनों में से कौन ज्यादा भारी होगा? 1 किलोग्राम कॉटन है और 1 किलोग्राम आयरन है, इन दोनों में से कौन ज्यादा भारी होगा? जल्दी से मुझे बताइएगा फटाफट से। भाई अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलोग्राम कॉटन ले लिया आपने ये, और 1 किलोग्राम आपने क्या ले लिया? आयरन ले लिया, तो दोनों में से ज्यादा भारी कौन होगा? जल्दी से बताओ। इन दोनों में से मोहम्मद आमिर, अंशु, इनमें से ज्यादा भारी कौन होगा? विच विल बी मोर हैवियर? इन दोनों में से ज्यादा भारी कौन है? अरे कॉटन में वजन ही कहां होता है? कॉटन में वजन ही कहां होता है? आप देखो कॉटन को आप हाथ में लेके देखिए, वजन ही नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है 1 किलोग्राम जो हमारे पास क्या है, 1 किलो जो आयरन है वो ज्यादा भारी होगा इन कंपैरिजन टू 1 किलोग्राम कॉटन। कॉटन में तो वजन ही कहां होता है? तो बोलो जरा एक बार दोनों का सेम ही वेट है। एक आदमी से पूछा गया कि एक आदमी अगर 20 किलो आयरन उठा लेता है, लोहा उठा लेता है, तो वो कॉटन कितनी उठा लेगा? तो बोले कॉटन तो वो 50, 60, 100, 200 किलो उठा लेगा, क्योंकि कॉटन में तो वजन ही नहीं होता है। तो हाउ इनोसेंट। तो चलिए आप लोगों को, अब आप में से कोई, तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। देखो आप, इसका मतलब बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पर तो आमिर ने बोला है कोई नहीं, दोनों तो 1 ही किलोग्राम है, तो दोनों का वजन सेम ही रहेगा। तो विच हैज मोर वेट? तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसीलिए डाला यहाँ पे स्लाइड पे कि एक दो तो आप में से बताएगा कि एक रूमाल धूप में सूख जाता है 1 मिनट में, तो 10 रूमाल एक साथ डाल दे तो कितने मिनट में सूखेंगे? एक रूमाल सूखता है 10 मिनट में, तो 10 रूमाल 100 मिनट में सूखेंगे। सर 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपके सामने, बोथ आर इक्वल इन वेट। तो ये बात याद रखनी है, बोथ आर इक्वल इन वेट, ये इक्वल हो जाते हैं वेट के अंदर। तो ये, चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। अब जल्दी से, नाउ लेट मी रीफ्रेम द क्वेश्चन, विच इज मोर डेंस? इनमें से डेंसिटी किसकी ज्यादा है? अब क्वेश्चन सही है। नाउ द क्वेश्चन इज साइंटिफिक। अब थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है कि बताओ इनमें से डेंसिटी किसकी ज्यादा है। अब आप क्या बोलोगे, इनमें से डेंसिटी किसकी ज्यादा है? आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, वॉल्यूम छोटा है। मास सेम है, वॉल्यूम छोटा है, तो डेंसिटी ज्यादा हो गई। यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है। एंड ऑन व्हाट बेसिस डिड वी डिसाइड इट? तो यहां पर देखिएगा जरा एक बार, बिकॉज सिंपली डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम कम है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे सो if I tell you that D block elements are denser than S block elements for nearly same masses, then what does it mean? इसका सिंपली मतलब होता है कि इनका जो साइज होता है वो कॉम्पैक्ट होता है इन कंपैरिजन टू S block elements। चलिए तो यहां पर देखिएगा, द वॉल्यूम दैट इज एटॉमिक रेडियस ऑफ D block element
is small as compared to S block elements. Therefore density of D block elements क्या हो जाती है बच्चों? अच्छा एक क्वेश्चन आमिर, लेफ्ट टू राइट डेंसिटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज करती है कि इंक्रीज करती है? द रीजन फॉर द इज न्यूक्लियर चार्ज. इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा होता है. अगर डेंसिटी पूछूं लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है कि इंक्रीज करती है? अब जल्दी से बताइएगा. दिस इज द रीजन व्हाई. यहां पे याद रखिएगा, इन द चैप्टर पीरियोडिक टेबल we studied density goes on increasing from left to right across the period. बताओ ये बात सही है कि गलत है बच्चों? जल्दी से. from left to right across a period density of elements क्या करती है? इंक्रीज करती है. क्या सही लिखा हुआ है ये? इज इट करेक्ट? एक बार सोचें फिर बताएं कि क्या ये सही है. तो आप बोलेंगे यस, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट क्या करती है बच्चों? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग देखो, फिजिकल कोचिंग का यही फायदा है. आयरन ब्लॉक डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन मास. नहीं, डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वॉल्यूम बोथ. अंशु गलत था आपका, ये सिर्फ मास पे नहीं, अगर मास सेम हो जाए, अगर मास दोनों का क्या हो जाए? सेम भी हो जाए, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो सकती है. तो डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वॉल्यूम बोथ. तो डेंसिटी क्या होती है? अगर मैं आपसे बोलूं कि डेंसिटी अगर यहां पर दिया हुआ है, अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूं, ये दे दिया मैंने असर्शन दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स आपके सामने है. डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये आ गया हमारे पास पहला स्टेटमेंट. दूसरे में आ जाइएगा, रीजन दिया गया है हमें. रीजन में यहां पर रीजन में हमसे बोला गया है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एटॉमिक साइज ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक साइज, ये बात बच्चों याद रखिएगा. एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाती है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. तो यहां पर याद रखना है बच्चों, इनमें आपने बताना है मुझे जल्दी से कि कौन सा सही हो जाएगा. ऑप्शन ए बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ऑप्शन सी assertion is correct, reason is wrong. ऑप्शन सी. ऑप्शन डी बोथ आर रॉन्ग. जल्दी से बताइएगा. ये रहा आपके सामने. assertion सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है. assertion भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं है. assertion is wrong, reason is right. यहां पे आ जाते हैं. assertion is wrong, reason is wrong. तो ये रहा आपके सामने पोल में पोल खोल. बच्चों आपको ज्यादा दिमाग लगाना है क्वेश्चन में. जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा उसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा. तो डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. आप मुझे जल्दी से बताएंगे ये बात सही है. असर्शन और रीजन नीट में मान के चलिए क्वेश्चन आ गया है तो आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, लूट रहे हैं 4 नंबर. लूट सको तो लूट लो जल्दी से. 4 नंबर. यस आपने बताना है. उजैर ने बोला है बी आंसर होगा. और कोई आप में से बताइए बच्चों जल्दी से, जिसे लग रहा है कि बी आंसर नहीं होगा. उजैर ने बोला है बी आंसर होगा. जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा दिमाग लगाएंगे उसमें थोड़ा. जो भी क्वेश्चन आपको मिले उसमें थोड़ा दिमाग जरूर लगाना है. चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे बिकॉज चैप्टर हैज जस्ट बिगन. देख लेते हैं जी. यहां पर आमिर ने बोला है ए, उजैर ने बोला है और कौन? राइट, बिल्कुल सही है. ऑप्शन ए. अक्षत शर्मा ने बोला है ऑप्शन ए. संजना आप भी जवाब दीजिएगा. तो देखो बच्चों याद रखिएगा, ये बात दिमाग में डाल के रखेंगे. देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. ए वाले बच्चे सबसे अच्छे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो बच्चों याद रखेगा ये तीनों गलत हैं, ये सही है. डी इज करेक्ट. याद रखेंगे
एसर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। जोर से बोलो बच्चों, मजा आया कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? अगर चमक जाए तो मुझे बताना। अभी इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, दोनों गलत है ये। तो यहाँ पे नवजोत ने बोला है डी सर। नवजोत शायद मेरी बात को समझ गई थी, तो नवजोत ने डी जवाब दिया है, विच इज करेक्ट। अब इधर देखिएगा क्या होता है जब हम डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं यहाँ पर डेंसिटी लेके चलूं और यहाँ पर मैं एटॉमिक नंबर लेके चलूं, तो डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है, पहले तो बढ़ती है। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स पहले क्या होती है, पीरियड्स में बढ़ती है और उसके बाद घटती है। डेंसिटी अगर मैं फोर्थ पीरियड के लेके चल रहा हूं, किसके लिए, फोर्थ पीरियड के लिए लेके चल लो आप, फोर्थ पीरियड के लिए लेकर चल लो आप डेंसिटी। तो डेंसिटी पहले क्या होती है, डेंसिटी पहले क्या होती है, डेंसिटी बढ़ती है। डेंसिटी ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 पे जाके मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद गिरना शुरू हो जाती है 9, 10, फिर तेजी से नीचे आती है, फिर तेजी से नीचे आती है। तो डेंसिटी पहले बढ़ती है कहां तक, 8th पीरियड तक। पहले 8th पीरियड तक डेंसिटी बढ़ती है, उसके बाद डेंसिटी घट जाती है। तो नोट कीजिएगा, आयरन ग्रुप तक यानी 8th पीरियड तक डेंसिटी लगातार बढ़ती है, उसके बाद डेंसिटी बहुत तेजी से नीचे गिरती है। जिस धीरे धीरे बढ़ी और फिर तेजी से नीचे गिरती है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेंसिटी डज नॉट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि लेफ्ट में क्या है हमारे पास, सॉफ्ट मेटल्स हैं, सॉलिड है, और राइट में हमारे पास क्या है, गैसेस हैं। तो ये बात याद रखिएगा, राइट में हमारे पास क्या है, गैसेस हैं। मैंने पीरियोडिक टेबल की बात की, डी ब्लॉक कहीं नहीं लिखा है यहाँ पे। तो डी ब्लॉक में भी बात करते तो भी गलत हो जाता, क्योंकि डी ब्लॉक में भी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो ये डी ब्लॉक के लिए भी गलत है, ये पीरियोडिक टेबल के लिए भी गलत है, दोनों के लिए आंसर यही आएगा। लेकिन डी ब्लॉक के लिए अगर सिर्फ डी ब्लॉक बोलते तो बच्चों याद रखते कि हमारे पास क्या आ जाता, तब हमारे पास इनमें से कोई फिर भी आंसर डी ही रहता। समझ गए हो कि नहीं? अब देखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ये बच्चों हैलोजन तक तो सही है, हैलोजन के बाद एटॉमिक रेडियस तेजी से बढ़ती है। और इनफैक्ट ये एटॉमिक रेडियस का जो ग्राफ है बच्चों, ये भी गलत ही है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियस कभी भी रेगुलरली बढ़ती नहीं है और घटती नहीं है, वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो दोनों ही गलत है, आप किसी भी सेंस में इसे ले लें, डी ब्लॉक के लिए भी दोनों गलत है, पी ब्लॉक के लिए भी दोनों गलत है, पीरियोडिक टेबल के लिए भी दोनों गलत हैं। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा आप, कि जानबूझ के आपको लगेगा कि क्वेश्चन में 4 नंबर मिलेगा -1। जिस दिन आपके आंसर की आएगी, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, तो थोड़ा ज्यादा सोचो ताकि आप टॉपर बन पाओ। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेते हैं। अब यहां पर अब हमारे पास बच्चे हम बात करेंगे सॉलिड। ध्यान से देखिएगा, ये सारे के सारे क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम इन दोनों में, सॉलिड में और लिक्विड में बात करें, इन दीज केसेस एट सॉलिड्स, इन सॉलिड्स एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के अंदर एटम्स क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड के अंदर क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड के अंदर लूजली बाउंडेड है। अगर बात करें इसके आगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब हम सॉलिड को हीट करना शुरू करेंगे, जब हम सॉलिड को हीट करना शुरू करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विद ईज, यानी ईज के साथ में ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। अगर हम यहाँ पर किसको लेके चल रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो ये डिफिकल्टी के साथ कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या आ जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। नोट कर लो, ये चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। अगर इजीली कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड में तो लो मेल्टिंग पॉइंट है, डिफिकल्टी से हो रहा है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है। नोट भी क्या करना है इसमें, तो यहां पर छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। अब चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इन सच केसेस इंटर एटॉमिक स्ट्रेंथ, इन सच केसेस इंटर एटॉमिक स्ट्रेंथ इज वीक। इन केसेस में इंटर एटॉमिक स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक होती है। इन सच केसेस इंटर एटॉमिक स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग, इन केसेस में इंटर एटॉमिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों, स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहां पर हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहां पर इंटर एटॉमिक स्ट्रेंथ क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है, यहां पर वीक है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर बच्चे अब छोटी छोटी बातें,
तो मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मजा आएगा आपको एक एक चीज पे, बहुत ध्यान देना। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में अब हम शुरू कर चुके हैं। तो अगर मैं सबसे पहले सीरीज के बारे में बात करूं, फिर दूसरी सीरीज के बारे में बात करें, और फिर हम तीसरी सीरीज के बारे में बात करें, तो कैन यू सी मेल्टिंग पॉइंट देखिएगा जरा एक बार, डेंसिटी भी साफ साफ दिख रही है यहाँ पे कैसे वेरी कर रही है। तो इधर देखिएगा, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ 3D सीरीज, तो टाइटेनियम ये आता है, वेनेडियम ये आता है, क्रोमियम ये आता है। क्रोमियम में 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। उसके बाद मैंगनीज में मेल्टिंग पॉइंट सीधे नीचे, आयरन में फिर ऊपर, कोबाल्ट में यहां पर, निकल फिर थोड़ा सा नीचे जाता है, पहले यहां पर देखिएगा। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, कॉपर आ जाता है। तो ये आ जाते हैं देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट आप देख रहे हो, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कहां है बच्चों, मैंगनीज से थोड़ा सा ऊपर है बस। नेक्स्ट में आ जाइए, अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोगों ने बात की है किसकी, सेकेंड ग्रुप की, यानी सेकेंड सीरीज की। सेकेंड सीरीज के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट से ज्यादा होते हैं सिल्वर को छोड़ के। सिल्वर का सबसे कम होता है, सिल्वर का सब में मिला के सबसे कम होता है, नोट कर लीजिएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, 3D सीरीज में आप एक बार प्लीज मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा। 3D सीरीज में जब आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हो यूं, तो ये टेंटेलम टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फिर रीनियम आ जाता है, उसके बाद ऑस्मियम आ जाता है, फिर इरिडियम आ जाता है, फिर प्लेटिनम आ जाता है, और फिर नीचे आता है गोल्ड। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट्स, ये बात याद रखिएगा। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट्स की बात कर रहा हूं तो 5D के ज्यादा होते हैं किससे, 4D से, वो ज्यादा होते हैं किससे, 3D से, विद सर्टेन एक्सेप्शंस। सिल्वर और क्या है इसमें एक्सेप्शन है, उसका सबसे कम होता है। सिल्वर क्या आती है बच्चों, सिल्वर और जिंक क्या आते हैं, ये वोलेटाइल मेटल्स में आते हैं। सिल्वर को थोड़ा सा हीट करोगे मेल्ट कर जाएगी एकदम से, आप ट्राई करके देखिएगा, सिल्वर को घर पे हीट करेंगे एकदम से मेल्ट कर जाएगी। उसके बाद गोल्ड आता है, गोल्ड की भी स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है, जल्दी मेल्ट होता है, जल्दी ठंडा होता है। अगर गोल्ड को आपने हाथ पे, जैसे गोल्ड को आपने मेल्ट किया, मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में एकदम ठंडा हो जाता है, पानी ऐसे नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा, ये तीनों कॉइनेज मेटल्स क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसलिए इन्हें कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, कॉइनेज मेटल्स हैं। क्यों, अब आपने कभी सोचा है आयरन के कॉइन क्यों नहीं बनाए जाते, क्योंकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इन्हें कॉइन बनाने में यूज इसलिए किया गया था शुरुआत में यानी एंशिएंट टाइम्स में गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं होती थी उस टाइम पे, तब इन्हें इसलिए यूज किया गया था। एक तो ये रिएक्शन नहीं करते थे, चमकते थे, और ऊपर से इन्हें मेल्ट आराम से किया जा सकता था घर पे ही, इसलिए कॉइन बनाने में यूज करते थे। नेक्स्ट में आ जाइएगा, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं बच्चों टेबल में, जल्दी से देखिएगा, क्लियरली टेबल में नजर आ गए कि नहीं, एक बार मुझे फटाफट से बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। हाईएस्ट किसके लिए बच्चों, हाईएस्ट किसके लिए, टंगस्टन के लिए, और लोएस्ट किसके लिए है, सिल्वर के लिए। लोएस्ट किसके लिए होता है, सिल्वर के लिए होता है। तो नोट कर लीजिएगा, सिल्वर के लिए लोएस्ट होता है सारे के सारों में मिला के। तो आपने बताना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं, डी ब्लॉक में मर्क्यूरी का लोएस्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम किस में बात करें, ट्रांजिशन मेटल्स में, विच हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो सिल्वर का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बात याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप दीजिए सबके सब बच्चे। इन ग्राफ्स को आपको समझाने में मुंह में झाग आ जाते हैं बच्चों बोलते बोलते, तो आपको कम से कम कुछ तो हाना कर देना है, आपने तो टाइप ही करना है। एक बार जल्दी से जवाब दीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाएं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर, आप ऑब्जर्व करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट्स, आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स इनिशियली गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीज स्टेडिली, स्टेडिली डिक्रीज करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यहां से यहां तक अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यहां पे जाके अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मैक्सिमम, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। तो नोट कीजिएगा यहां पर बच्चों, रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, ये एनसीईआरटी है, बिहेवियर इज दैट अप टू D5 कॉन्फ़िगरेशन number of electrons go on increasing,
Therefore, number of unpaired electrons also increase, due to which metallic bond gets stronger and melting point increases. मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है, यानी D5 तक तो इंक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीज कर जाता है। क्रोमियम में तो ठीक है, ये मैंगनीज इसका एक्सेप्शन है, ये टेक्नीशियम भी एक्सेप्शन है, बाकी में कोई एक्सेप्शन एज सच है नहीं। तो जल्दी से देखते जाइएगा बच्चों, बहुत छोटी छोटी बातें जिन पे हमने फोकस करना है। नेक्स्ट पे आ जाए, यहां पर देखना है आफ्टर D5 कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग बट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। सो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, यानी D5 के बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाते हैं। तो चलिएगा, क्रोमियम में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंगनीज में 6 नहीं होते, 5 होते हैं। तो इस वजह से याद रखिएगा मैंगनीज का कम है, और आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से पैकिंग अच्छी नहीं होती है। द मोस्ट अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, इन चारों में से कौन सा? एम्प्टी, हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड। बढ़िया, इसमें भी कुछ बच्चे फंस जाएंगे, आप लोगों को तो गलत जवाब देना है तो दीजिए जल्दी से, तो गलत या सही बट जवाब जरूर दीजिएगा। यू मे बी रॉन्ग, यू मे बी राइट। अरे वाह, ये भी बोल रहा है कि भाई मैं भी थोड़ा सा बदमाशी कर ही लेता हूं। तो चलिए देख लेते हैं जरा एक बार, कितने बच्चों ने आप में से सही जवाब दिया है? हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, एम्प्टी या यम्टी? तो आई डोंट नो सर। जी अंशु, बिल्कुल सही जवाब है, यू डोंट नो। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एम्प्टी ये आपके लिए स्टेबल होता है, ये हाफ फिल्ड स्टेबल होता है, कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल होता है। इनकम्प्लीटली फिल्ड क्या हो जाता है? ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। एम्प्टी को तो आप कंपेयर ही कैसे करोगे? तो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो याद रखिएगा इनकम्प्लीटली फिल्ड सबसे अनस्टेबल होता है। इनकम्प्लीटली फिल्ड अनस्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग में जो एनर्जी जाती है वो एंडोथर्मिक बना देती है पूरे सिस्टम को। तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बताइए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी, आप याद रखिएगा बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि एम्प्टी ज्यादा अनस्टेबल होता है। एम्प्टी ज्यादा अनस्टेबल नहीं होता है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देगा। एम्प्टी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने वाला फैक्टर ही नहीं है, समझ गए ना? तो ये बात याद रखिएगा। तो डी वॉज ऑब्वियस आंसर, ए जिसने दिया है वो थोड़ा सोचे। Which of the following property is not shown? Good conductor of electricity, glowing in dark। तो glowing in dark नहीं शो करते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करें। आगे बढ़ते हुए, transition elements are more dense as compared to s block elements due to smaller atomic volume। तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों हमारे पास? are more denser than s block elements। तो ये ट्रू है या फॉल्स है बेटा? ये तो ट्रू है, वॉल्यूम कम होता है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, why does the density of transition element increase from left to right? बताओ जरा एक बार। ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, बाय डी इलेक्ट्रॉन्स। तो तीनों ही सही हो गए, तो क्या आ गया? ऑल ऑफ दीज। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल्स पे चलो आप लोग।
एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्या होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल? यहां पे देखिएगा, अगर हमारे पास क्या हो जाए, किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये हमारे पास बच्चों एक एटम आपको नजर आ रहा है, क्लियर है? ये एक एटम आपको नजर आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज इट? इट इज एन एटम। इस एटम में देखिएगा, यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। What will happen to this atom if I supply energy to it? अगर मैं इसे एनर्जी सप्लाई करना शुरू कर दूं तो क्या होगा? It will be converted into an ion. ये एक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयन में कन्वर्ट हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में कन्वर्ट हो गया। अगर ये एक आयन में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा? आयन में कन्वर्ट हो गया तो देखो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। 7 रह गए लास्ट में। अब देखिएगा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? यहां पे याद रखिएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म, एक बार फिर से देख लीजिएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन आयन is called ionization enthalpy, or to remove an ion is called, कौन सा? यूनिपॉजिटिव आयन, is called ionization enthalpy। एक बार फिर से दोबारा से बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, प्लीज नोट कीजिएगा। देखो यहीं से हम बात कर रहे हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक बार जल्दी से आगे बढ़िएगा। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? जल्दी से बताओगे, लिख लेना इसे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट, यानी मोस्ट लूजली, आउटर मोस्ट का मतलब मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, क्यूवी, तो V आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, QV बोल देंगे। अगर एंथैल्पी चेंज पूछा है तो एंडोथर्मिक है तो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव ही होगा। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास अगर हम बात करें, एटम साइज लेफ्ट टू राइट क्या हो जाता है? डिक्रीज करता है, नॉर्मली डिक्रीज करता है। अब अगर ये डिक्रीज करेगा, आप यहां पर देखो, एटॉमिक साइज नॉर्मली क्या करता है बच्चों? लेफ्ट टू राइट अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं तो स्कैंडियम से लेके शक्ति वक्रमन फैकोनिकुजन लगातार डिक्रीज किए जा रहा है। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? जल्दी से बताइए। एटॉमिक साइज लगातार डिक्रीज करता हुआ जा रहा है लेफ्ट टू राइट। क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है सबको। चलिए अब क्या हो जाएगा? तो आइडियली आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जानी चाहिए? जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ऐसा। तो यहां पर देखिएगा, लेट्स चेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल डेटा। चलो ग्राफिकल डेटा में एक बार चलिएगा, व्हाइट पे चलते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड पे चलते हैं, ग्राफिकल डेटा में आइए आप एक बार सब लोग। यहां पर देखिएगा रेड ब्लू एंड व्हाइट, रेड ब्लू एंड ग्रीन। तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट यानी 3D सीरीज के आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा है। ये हमारे पास 4D सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा है। ये हमारे पास 5D सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा है। तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा, थर्ड सीरीज, सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज, आप एक बार प्लीज नोट कर लीजिएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। देखो हाफ मियम, ये कौन सी सीरीज है? ये 3D सीरीज है जो ब्लैक, जो आपको ब्लू से दिख रही है। 4D सीरीज किससे दिख रही है? ग्रीन से दिख रही है। और 5D सीरीज आपको नजर आ रहा है कि नहीं बच्चों? जल्दी से बताइएगा। ये हमारे पास कौन सी है? दिस इज, ये हमारे पास बच्चे, ये हमारे पास 3D सीरीज है। ये हमारे पास कौन सी है? कॉपर है ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड होती है ना, तो ये आ जाएगी सिल्वर। सिल्वर कौन सी आ जाती है बच्चों? और गोल्ड यहां पे आएगा। ये कौन सी सीरीज है बच्चों? दिस इज 4D सीरीज। और ये कौन सी सीरीज है? 5D सीरीज, गोल्ड यहां पर है। ये 5D सीरीज, गोल्ड यहां पर है। आपको एक बात नजर आई? जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपको ये ग्राफ में जो मैं सोच रहा हूं वो आप भी सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? क्योंकि नीट वाले एग्जामिनर को ये डेटा अच्छे से मालूम होगा।
जे वाले एग्जामिनर को ये डेटा अच्छे से मालूम होगा। क्या मालूम होगा उसे? कि अगर मैं इधर से इधर मेल्टिंग पॉइंट यानी एटॉमिक नंबर, अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी को लेके जाऊं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट इज मच ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ टेक्नीशियम, यहाँ पे रुथेनियम एंड रोडियम। इन दोनों से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। उसके बाद निकल और पैलेडियम में 4d10 कॉन्फ़िगरेशन, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। निकल में क्या है बच्चों, हमारे पास 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है। आप देखिएगा कॉपर में 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, सिल्वर में 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर बच्चों क्या हो जाता है, यहां पर पुअर शील्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, साइज बड़ा होता है, तो ये आपको देखना है। लेकिन क्या 5D सीरीज में ऐसा होना नहीं चाहिए था कि 5D सीरीज की और कम हो जानी चाहिए थी? लेकिन 5D सीरीज की तो आयनाइजेशन एनर्जी यार सबसे ज्यादा हो गई, ऐसा क्यों? जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज कॉल्ड, ये जो हाफनियम है ये 104 से शुरू है, हाफनियम रदरफोर्डियम। यहां पर क्या आ गया हमारे पास, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन आ गया है। ये क्या आ गया बच्चों, जब 5D सीरीज आती है तो 4f भर चुका होता है, तो यहां पर लेंथेनाइड कंट्रैक्शन अभी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, वेट कीजिएगा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के लिए। चलिए जरा ध्यान से देखना, ये सारे डेटा को आपने अच्छे से क्या करना है। इफ वी ऑब्जर्व फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज, अगर आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑब्जर्व करते हो तो याद रखेंगे यहां पर ट्रेंड इज नॉट रेगुलर। आप ध्यान से देखोगे तो ट्रेंड आपको रेगुलर नहीं दिखेगा। ट्रेंड आपको रेगुलर नहीं दिखेगा, आप ध्यान से देखोगे तो ट्रेंड आपको रेगुलर नहीं दिख रहा है। क्लियर है ना? आप देख पा रहे हो बच्चों, विजिबल है ना ग्राफ? जल्दी से मुझे बताइएगा। जानबूझ के मैंने इसे ब्लैक स्लाइड में नहीं लिया है क्योंकि मुझे यहां पर बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो आपको ये ग्राफ, सर क्या इनकम्प्लीटली फील्ड में फील्ड आ सकता है? आ सकता है बाय चांस? नहीं। में हाफ फील्ड आ सकता है? नहीं बेटा, नहीं नहीं। इनकम्प्लीटली फील्ड का मतलब क्या होता है, मतलब सिमेट्रिक ना होना। तो इनकम्प्लीटली मतलब पार्शियली फील्ड, इनकम्प्लीट में पार्शियली फील्ड बोलेंगे उसे, तो वो अलग होता है अक्षर। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, अलविना कौसर ध्यान से देख लीजिए, ये ग्राफ आपको समझ में आ रहे हो तो यहां पर इन पे ध्यान देना, इन वाले पॉइंट्स पे आपने ज्यादा ध्यान देना है। चलिए अब देखो जरा एक बार, इट इज बिकॉज ऑफ, यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर बिकॉज ऑफ, यहां पे याद रखिएगा ड्यू टू LANTHANOID लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। आप याद रखिएगा इट इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, इसकी वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। वन बाय वन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके आगे की। प्लीज नोट कीजिएगा, दिस इज बिकॉज एडेड इलेक्ट्रॉन, नोट कीजिएगा, this is because added electron enters F subshell due to which shielding is extremely poor towards the valence shell electrons from the nucleus। तो shielding अगर poor होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाएगा, शूट अप कर जाएगा। एक तो आप ध्यान से देखो, जब हम किस में जाते हैं बच्चों, 57 से और 71 तक, आपने अगर नोटिस किया हो तो जब हम किसकी बात करेंगे, अगर हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, लेंथेनम, तो अगर मैं लेंथेनम की बात कर रहा हूं तो मेरे पास लेंथेनम के बाद, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है स्काइला, उसके बाद आ जाता है मेरे पास टीजर हफ, हाफनियम आ जाता है, हाफनियम। तो आप ध्यान से देखिएगा यहां पर मेरे पास 57 है और यहां पर मेरे पास 72 है। इसके बीच में हुआ क्या, आप ध्यान से देखोगे जरा एक बार, यहां पर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या था, यहां पर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है 4f0। प्लीज नोट कीजिएगा 4f0। तो 4f0 के बाद क्या है 5d1 और क्या है 6s2। नोट कीजिएगा ये कॉन्फ़िगरेशन है। आप ध्यान से देखना, ये वाला, ये व्हाइट से लिख रहा हूं मैं, आप लोगों को अगर क्लैरिटी नहीं है तो रटाने का कोई मतलब नहीं है, रट के आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो आगे भी नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट में आ जाओ, अगर मैं हाफनियम पे देखूं, अगर मैं किस पे देखूं, हाफनियम पे देखूं, तो
तो हाफ मियम में मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, हाफ मियम में मेरे पास आ जाता है 4F14। आप ध्यान से देखिएगा 4F14 5D2 एंड 6S2। आप नोटिस करो, जरा ध्यान से नोटिस कीजिएगा इस वाली चीज को। आप देखो यहां से देखो, इसमें डी, ये भी डी, यहां से यहां जाने में फर्क किस चीज का हुआ, फर्क ये हुआ कि n-1 डी में यहां पे 1 है और n-2 f यहां पे क्या है बच्चे, खाली है। n-2 यहां पे f क्या है, 0 है। यहां पर हमारे पास क्या हो गया, n-2 यानी थर्ड लास्ट में एंटी पेनल्टीमेट में f क्या हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, पुअर शील्डिंग कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर आप समझिएगा, न्यूक्लियस की तरफ जाकर इलेक्ट्रॉन फिल हो गए और शील्डिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, एकदम से शूट अप कर जाएगा। तो एटम क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, n-1d10 n-1d2। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये न्यूक्लियस, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट और ये सिक्स्थ ऑर्बिट। तो इनमें सिक्स्थ में तो इलेक्ट्रॉन थे ही, सिक्स्थ में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 2 इलेक्ट्रॉन छठी ऑर्बिट में बैठे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर क्या था बच्चों, यहां पर देखो फिफ्थ ऑर्बिट में D2 कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर D1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो चलिए अब जल्दी से देखो, यहां पर फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन D में बैठा हुआ है और यहां पर F में कितना है, F में मेरे पास 0 है। अब देखो जैसे ही आप आगे बढ़े, आगे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां पर भर गए, यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। ये हमारे पास यहां पर क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से नजदीक 14 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। यहां पर देखो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन रिपेल कितना करेगा, बहुत कम, क्योंकि उनकी शील्डिंग क्या होती है, लार्ज एरिया की वजह से एफ ऑर्बिटल के शील्डिंग बहुत पुअर होती है। तो ये शील्ड भी नहीं कर रहा है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा दे रहा है, तो ये तो डबल इंपैक्ट करेगा, तो साइज एकदम से क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। समझ में आ गया है तो मुझे जल्दी से बताइए ये बात क्लियर है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एफ सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो n-2 शेल में भरते हैं, मतलब एंटी पेनल्टीमेट में भरते हैं, यानी थर्ड लास्ट में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये थर्ड लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, इसे पेनल्टीमेट कहते हैं, और ये लास्ट है, इसे अल्टीमेट कहते हैं। तो जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, दिस इज, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस एकदम से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसे, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, इसे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ये लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन कहा जाता है। तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। जल्दी से आप मुझे बताइए, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर बात बिल्कुल क्लियर है। जी जी जी, बताइए बच्चों बात क्लियर कि नहीं क्लियर, क्यों एटॉमिक रेडियस डिक्रीज की, कैसे डिक्रीज की, ये कंप्लीटली फील्ड में हाफ फील्ड। आपको मेरी बातें समझ में तो आ रही है ना बच्चों, ये पल्ले तो पड़ गया है ये या सब सर से चला गया है, बताइए जल्दी से। ये फिजिक्स के लाइव हो गई है, सर फिजिक्स की क्लास लाइव कैसे हो सकती है, नहीं बेटा अभी फिजिक्स की क्लास लाइव नहीं हो सकती है, अभी फिजिक्स की क्लास लाइव नहीं हो सकती है। तो यहां पे याद रखिएगा, अभी थोड़ा सा बेटा फिजिक्स की क्लास थोड़ा लेट है ना, बीच में चलिएगा। अब जल्दी 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 से आगे बढ़ेंगे, तो 12:15 के बाद है ना आपकी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, 12:30 पे है। तो यहां पर देखिएगा, तो ये आपके लिए क्या आ गया बच्चों, प्लीज नोट कीजिएगा, एप्लीकेशंस देखिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी is very helpful in predicting the thermodynamic stability of
मेटल कंपाउंड्स, यानी मेटल कंपाउंड स्टेबल होगा या नहीं होगा, ये बात कौन डिसाइड करता है? एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी से डिसाइड होता है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड फ्रॉम द टेबल। मैं टेबल बना के आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिएगा, ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है निकल की और किसकी? प्लेटिनम की। आप ध्यान से देखो, इन दिस टेबल द सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज इज लेसर इन केस ऑफ निकल। आप ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज फर्स्ट एंड, प्लीज नोट कीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का सम ये है निकल में, और ये किसमें है? प्लेटिनम में है। प्लेटिनम में ज्यादा है, आप नोट कीजिए यहां से आगे बढ़ते हुए। बट thus nickel plus 2 will be more stable than platinum plus 2। हमें यहां पर क्या दिख रहा है बच्चों? यहां पर हमें दिख रहा है आयनाइजेशन एनर्जीज। आप प्लीज आप यहां पर देखिएगा, दिस प्लस दिस, इन दोनों का समेशन आप निकाल के देखिएगा तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहां पर IE1 प्लस IE2, इन दोनों का समेशन देखो, निकल में कम है और किसमें ज्यादा है? प्लेटिनम में ज्यादा है। तो निकल NiCl2 विल बी मोर स्टेबल देन PtCl2। आगे बढ़ जाइएगा, अब नेक्स्ट में आ जाओ बच्चों। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पर देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जीज, यानी IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4, ये क्या है बच्चों? निकल में ज्यादा है और किसमें? प्लेटिनम में कम है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है, ये क्या पता चल रहा है बच्चों? इट ऑन इन कैलकुलेटिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हमें साफ साफ दिख रहा है बच्चों यहाँ पे कि PtCl2 विल बी मोर स्टेबल देन NiCl2। NiCl2 सॉरी, विल बी मोर स्टेबल देन PtCl2, विल बी मोर स्टेबल देन PtCl2। लेकिन बच्चों, लेकिन किंतु परंतु भैया, PtCl4 विल बी मोर स्टेबल देन NiCl4। जहां एनर्जी ज्यादा लगेगी वहां पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लॉजिकल है बात बिल्कुल। देख लो, यहाँ पे एनर्जी किसमें कम लग रही है? यहाँ पे एनर्जी निकल में कम लग रही है तो ये ज्यादा स्टेबल बनाएगा। यहाँ पे एनर्जी प्लेटिनम में कम लग रही है तो ये ज्यादा स्टेबल बनाएगा। तो ये बात याद रखनी है। चलिएगा, इन कैलकुलेटिंग हीट चेंज एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम में भी ये यूटिलाइज होती है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जीज के बारे में। तो बच्चों, मैं आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जीज के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा अगली क्लास में। अगली क्लास में जब हम लोग बात करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जीज के क्वेश्चंस को मैं आपको एक बार डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये जो हमने फर्स्ट पहले 6 पेजेस थे एनसीईआरटी के, उनको 1.5 घंटे में कवर किया है। आप सोचिए, एक एक पेज के ऊपर कितनी स्लाइड्स में, इनमें एक एक चीज में बच्चों कई बार स्लाइड और ग्राफ बनाने में इट टेक्स हाफ एन आवर और मोर देन दैट। तो आप लोगों के लिए कोशिश की जा रही है, वेस्ट मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट जो भी बताया, एक्सेप्शनल केसेस स्पेशली, उनको लिख के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए, कल फिर